नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही महान व्यक्तित्व जिन्होंने आज़ादी के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उनको हम आज भी श्रद्धा के साथ याद करते हैं, जो आज भी भारत के युवाओं के दिलों में वास करते हैं और जिनको आप सब जानते हैं शहीद भगत सिंह के नाम से। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कहानी शहीद भगत सिंह की, कौन थे, कहाँ, कैसे थे और उन्होंने क्या क्या किया अपने जीवन में। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी शहीद आजम शहीद भगत सिंह की। दोस्तों, देश प्रेम से ओतप्रोत व्यक्ति सदा अपने देश के लिए कर्तव्यों के पालन हेतु न केवल तत्पर रहता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वो अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटता। स्वतंत्रता से पूर्व का हमारे देश का इतिहास ऐसे ही देशभक्तों की वीरतापूर्ण गाथाओं से भरा हुआ है, जिसमें भगत सिंह का नाम युवाओं के दिल में देशभक्ति एवं जोश की भावना पैदा कर देता है। आज भी जब हम भगत सिंह का नाम लेते हैं तो हम जोश से भर जाते हैं, देशभक्ति से भर जाते हैं और मन से, अंदर से आवाज़ आती है, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने आप को कुर्बान करके उन्होंने भारत में न केवल क्रांति की एक लहर पैदा की, बल्कि अंग्रेजी साम्राज्य के अंत की शुरुआत भी कर दी थी। यही कारण है कि भगत सिंह आज तक अधिकतर भारतीय युवाओं के आदर्श बने हुए हैं और अब तो भगत सिंह का नाम क्रांति का पर्याय बन चुका है। दोस्तों, भगत सिंह का जन्म हुआ था 27 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा नामक गांव के एक देशभक्त सिख परिवार में। ये गांव आजकल पाकिस्तान में है, लाहौर के पास है। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे। तो जब भगत सिंह का जन्म हुआ 1907 में, उस समय उनके पिताजी, उनके चाचा दोनों जेल में थे। और खुशी की बात यह है कि जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ दोस्तों, ठीक उसी दिन उनके पिताजी और उनके चाचा जी जेल से रिहा हुए। तो इस बात की खुशी उनके परिवार में दुगनी हो गई कि भगत सिंह का जन्म हुआ और उनके पिताजी और उनके चाचा जी जेल से रिहा हुए। तो इसी खुशी में भगत सिंह की दादी ने उनका नाम रखा भागवाला, मतलब भाग्य वाला, मतलब भाग्यशील। और यही बाद में चल के भगत सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, ऐसा बालक जिसके आने से घर में खुशियाँ आ गईं और उनके पिताजी जेल से बाहर आ गए। तो दोस्तों, उनका पूरा परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल था। उनके चाचा जी और उनके पिताजी गदर पार्टी के सदस्य थे, जिसके कारण वो गांधी जी से प्रभावित थे और जेल में अक्सर आते रहते थे। उनको अंग्रेजी सरकार हमेशा जेल में बंद कर देती थी बार बार। तो बचपन से ही भगत सिंह ने अपने माता पिता, अपनी दादी से स्वतंत्रता संग्राम की कहानियाँ सुनी, उन्हें वीर योद्धाओं की कहानियाँ सुनाई जाती थी। तो मन में, अंदर से ही, खून में ही देशभक्ति भरी हुई थी बचपन से ही। बात है लगभग जब वो 3-4 साल के थे, प्रारंभिक शिक्षा चल रही थी, उस समय वो एक दिन अपने पिता के साथ खेत पर गए धान बोने के लिए। तो जब उनके पिताजी धान बो रहे थे खेत में, तो भगत सिंह ने घास के तिनके बोए। तो उनके पिताजी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ, मैं अंग्रेजों से युद्ध करूँगा बड़ा होकर। और दोस्तों, बचपन की, इस बालकपन की कही हुई ये बात भगत सिंह ने सच सही साबित की जब वो युवा हुए। दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें लगभग 1916 में लाहौर KDVA स्कूल में भर्ती कराया गया। उस समय रॉलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण भारत में जगह जगह प्रदर्शन किए जाने के कारण 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया जनरल डागर के हाथों। और उस हत्याकांड में हजारों लोग, हजारों निर्दोष भारतीय मारे गए। दोस्तों, इस नरसंहार ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ भगत सिंह के ऊपर। उनका खून खौल उठा इस नरसंहार को देखकर, जिसको हम जलियांवाला कांड के नाम से जानते हैं। 1917 में ये हुआ। और दोस्तों, सोचिए, उस समय भगत सिंह की उम्र लगभग 10 या 11 साल की थी। उस समय वो लाहौर में थे और लाहौर से जलियांवाला बाग आए, इतनी दूर आए पैदल चलकर इस जगह को देखने के लिए कि जहां उनके देश के निर्दोष नागरिकों को अंग्रेजों ने निहत्था मार दिया था, गोलियों से भून डाला था। उन्होंने उस जगह की लाल मिट्टी को उठाया और बोतल में भर के रखा और यहाँ से वापस लेके गए। और उसके बाद अपने कमरे में बैठकर वो सोच रहे थे और उस बोतल को देख रहे थे। तो उनकी बहन ने पूछा कि भैया ये क्या है और आप इसे क्यों देख रहे हैं?
तो भगत सिंह ने कहा, ये मेरे देश के बेकसूर लोगों की खून से सनी मिट्टी है, ये मेरे देश की वो मिट्टी है जिसका बलिदान मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा और मैं इस बलिदान का बदला लूंगा। सोचिए, एक 11 साल के बच्चे के मन में इतनी भावना उस समय जब वो सिर्फ स्कूल में पढ़ रहे थे। दोस्तों, सन 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की, तब भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वो देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। किंतु लाला लाजपत राय ने लाहौर में जब नेशनल कॉलेज की स्थापना की तो भगत सिंह भी इसमें शामिल हो गए। दोस्तों, इसी कॉलेज में वे यशपाल, सुखदेव, तीर्थराम एवं झंडा सिंह जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और आज़ादी के आंदोलन की अलग अलग रूपरेखाएं, अलग अलग अभियान बनाने लगे। भगत सिंह ने अपनी आत्मकथा द डोर टू डेथ और आइडियल ऑफ सोशलिज्म और स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार तथा मैं नास्तिक क्यों हूँ, कई सारी कृतियों की उन्होंने रचना की इसी दौरान जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे। और उसके बाद तो उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जब वो कॉलेज में थे तो उन्होंने लगभग 300 किताबें पढ़ डाली। तो किताबें पढ़ना और अलग अलग क्रांतिकारियों के बारे में उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वो जानना चाहते थे अलग अलग विचार। उन्होंने यूरोपियन क्रांति के बारे में कई सारी किताबें पढ़ डाली। उसका प्रभाव उनके ऊपर हुआ कि क्रांति करने के लिए बलिदान आवश्यक है। ये बात वो बहुत अच्छी तरह जानते थे। दोस्तों, सन 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आया तो लोगों ने इसके विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला। इस जुलूस में लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। हजारों लोग इस भीड़ में शामिल हो रहे थे। इस जुलूस में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, जो कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहा था, इतने व्यापक विरोध को देखते हुए अंग्रेज अफसर, इसका नाम था सैंडर्स, बौखला गया और उसने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। इतनी बुरी तरह से पुलिस ने लोगों को मारना शुरू किया। अब क्योंकि लाला लाजपत राय उस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे तो पुलिस लाला लाजपत राय के ऊपर पिल पड़ी और उन्होंने उनको लठ से धड़ मारना शुरू किया। इतना ज़्यादा लाला लाजपत राय को मारा उस दिन कि लाला लाजपत राय खूनम खान हो गए दोस्तों। और उनको जब अस्पताल लेके जाया गया तो वे इस दुनिया से जा चुके थे। इस बात को सुनकर, इस बात को जानकर शहीद भगत सिंह का खून खौल उठा दोस्तों, और उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं लाला लाजपत राय के हत्यारों से बदला लूँगा। तो दोस्तों, भगत सिंह ने ये प्रण किया, मैं इस अफसर सैंडर्स को छोड़ूंगा नहीं और मैं इससे लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लूँगा। दोस्तों, भगत सिंह ने राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई। दोस्तों, भगत सिंह की योजना से अंततः सबने मिलकर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने भगत सिंह को पूरे देश में लोकप्रिय क्रांतिकारी के रूप में स्थापित कर दिया। चारों तरफ उनके नाम की प्रशंसा होने लगी कि उन्होंने लाला लाजपत राय के हत्यारे को मारा है। भगत सिंह पूरे देश में लोकप्रिय क्रांतिकारी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। भगत सिंह नौजवान भारत सभा, कीर्ति किसान पार्टी तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित थे। हिंदुस्तान स्पेशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की सभा में जब पब्लिक सेफ्टी बिल और डिस्प्यूट बिल का विरोध करने के लिए केंद्रीय असेंबली में बल फेंकने का प्रस्ताव पारित हुआ तो इस काम को करने की जिम्मेदारी भगत सिंह ने ली। बाकी सदस्य और चंद्रशेखर आज़ाद भी इससे सहमत नहीं थे कि इस बम को फेंकने के लिए भगत सिंह को भेजा जाए, लेकिन भगत सिंह ने कहा कि नहीं, इसको फेंकने के लिए मैं ही जाऊंगा। और उसी समय भगत सिंह ने यह भी फैसला किया, जब हम असेंबली में बम फेंकेंगे उस समय हम भागेंगे नहीं, हम समर्पण करेंगे और हम डरेंगे नहीं, और हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जब हम बम फेंकेंगे तो किसी भी निर्दोष आदमी की जान ना जाए। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। दोस्तों, असेंबली में बम फेंकने का उनका उद्देश्य केवल विरोध जताना था, इसलिए बम फेंकने के बाद कोई भी क्रांतिकारी वहां से भागा नहीं और भगत सिंह समेत सभी क्रांतिकारियों को अंग्रेज अफसरों ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। इस गतिविधि में भगत सिंह के सहायक बने बटुकेश्वर दत्त को 12 जून 1929 को सेशन जज ने भारतीय दंड संहिता के अनुसार आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। उसके बाद अदालत की कार्रवाई कई महीनों तक चलती रही और दोस्तों 26 अगस्त 1930 को अदालत का कार्य लगभग पूरा हो गया और जज साहब ने फैसला सुनाया जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा निश्चित कर दी गई। इस फैसले के विरुद्ध याचिका डाली गई, लेकिन वो याचिका रद्द हो गई। उसके बाद और भी कई लोगों ने याचिकाएं दी और लोगों से मिलने की कोशिश की ताकि इस फांसी को रोका जा सके, लेकिन ये फांसी नहीं रुकी। और जब अदालत ने ये पूछा था भगत सिंह से
ट्रायल के दौरान कि क्या आपने बम फेंका, तो भगत सिंह ने निडर होकर सीना तान के कहा था कि हाँ साहब, मैंने फेंका। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से पूरे देश में क्रांति की एक अनोखी लहर उत्पन्न हो गई। क्रांति की इस लहर से अंग्रेज सरकार भी डर गई और फांसी का समय निर्धारित हुआ था 24 मार्च 1931 को, लेकिन लोगों की भीड़ जेल के बाहर जमा हो चुकी थी। ये भगत सिंह उस समय लाहौर जेल में थे, बैरक नंबर 14 में, और उस समय 23 मार्च 1931 को अंग्रेज सरकार ने ये फैसला किया, जेलर ने ये फैसला किया कि फांसी अगले दिन सुबह 6 बजे नहीं, आज ही दी जाएगी। उस समय बहुत सारे लोग जेल के बाहर इकट्ठा हो चुके थे। जनमानस के अंदर क्रांति की लहर थी कि सबको मालूम पड़ गया था, अखबारों में निकल चुका था कि भगत सिंह को कल फांसी होने वाली है। तो अंग्रेज सरकार ने किसी अनदेखी को रोकने के लिए कि ऐसा ना हो कि लोग जेल पर टूट पड़े और उसके बाद कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, इतना ज़्यादा लोगों की भीड़ को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने और जेलर ने ये फैसला किया कि शाम को ही लगभग 12 घंटे पहले ही इन तीनों को फांसी दे दी जाए। दोस्तों, जेल अधीक्षक जब फांसी लगाने के लिए भगत सिंह को लेने उनकी कोठरी में गए तो उस समय वे लेनिन का जीवन चरित्र पढ़ रहे थे, और जब जेल अधीक्षक ने उनसे कहा कि सरदार जी, फांसी का वक्त हो गया है, आप तैयार हो जाइए। इस बात पर भगत सिंह ने कहा कि ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। जेल अधीक्षक आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखता रह गया। वो किताब पूरी करने के बाद उसके साथ चल दिए। बटुकेश्वर दत्त भी उसी जेल में बंद थे दोस्तों। जब उन्होंने भगत सिंह से पूछा कि देश को और जनता को आपका आखिरी संदेश क्या है, तो उन्होंने कहा, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये भगत सिंह का आखिरी संदेश था जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त को दिया। जेल के कैदियों को ये खबर मिल चुकी थी कि भगत सिंह को कुछ समय में फांसी के लिए ले जाने वाले हैं, तो सारे कैदी अपनी बैरकों में खड़े हो गए, सब इंतज़ार करने लगे। और उसी समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव आते हुए दिखाई दिए, और साथ में अंग्रेजी अफसरों की जूतों की टप 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 उनकी चाप। दोस्तों, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी के फंदे की तरफ जा रहे थे तो तीनों मस्ती में ये गाना गा रहे थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये गाना गाते हुए, मुस्कुराते हुए तीनों हाथों में जंजीरें पड़ी हुई चलते जा रहे थे, और उनके साथ साथ जेल के सभी कैदियों ने ये गाना शुरू कर दिया। इतनी तेज आवाज़ में सब लोग इंकलाब जिंदाबाद कर रहे थे कि अंग्रेज सैनिकों के भी रोंगटे खड़े हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तीनों को फांसी की बेदी के पास लाया गया। तीनों ने काले कपड़े पहने थे, उनका मुंह नहीं ढका गया। दोस्तों, जल्लाद ने ये पूछा कि पहले कौन जाएगा, तो सुखदेव ने कहा, पहले मैं। जल्लाद ने तीनों के गले में फांसी का फंदा डाला। तीनों ने मुस्कुराते हुए 2 लाइन कहीं। ये लाइन थी, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। इस लाइन के साथ ही जल्लाद ने रस्सी खींच दी और तीनों स्वतंत्रता सेनानी रस्सी पर झूल गए, और उसके बाद उन तीनों के प्राण निकल गए। दोस्तों, वो तीनों शहीद हुए। उनके शरीर फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। बहुत ही मार्मिक दृश्य था। बाहर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। जब उनके मृत शरीरों को नीचे उतारा गया और उसके बाद एक जेल के अधिकारी से उसको कंफर्म करने के लिए कहा गया कि देखिए क्या ये तीनों मर चुके हैं, तो दोस्तों वो अधिकारी भी इतना भावुक हो गया, उसने मना कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता। उसी समय उस अधिकारी को वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। तो दूसरे जूनियर अधिकारी ने ये कंफर्म किया कि हाँ, तीनों मर चुके हैं। जेल के अधिकारियों को इस बात का डर था कि हमने क्योंकि 12 घंटे पहले ही फांसी दे दी है, इस बात की खबर जब बाहर जाएगी तो हो सकता है लोग जेल पर हमला ना कर दें। इसलिए उन्होंने पहले सोचा था कि इन तीनों का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन बाद में रात के अंधेरे में लगभग 7 बजे के आसपास इनको फांसी दी गई, और लगभग 8 बजे के आसपास अंग्रेज़ सरकार चुपचाप गाड़ी में डालकर इन तीनों के पार्थिव शरीर को लेकर बाहर निकले
पहले उनकी योजना थी कि रावी नदी के किनारे उनको जलाएंगे, लेकिन क्योंकि पानी कम था इसलिए उन्होंने सतलुज नदी को चुना और नदी के किनारे जल्दी से उन्होंने उनके तीनों के पार्थिव शरीर को मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा दी। दोस्तों, आग लग ही रही थी कि लोगों में बात फैल गई कि भगत सिंह, सदगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई है और अंग्रेज उनके शरीर को जला रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए और वो भागते चले आए सतलुज नदी के पास और इतनी ज़ोर से इतना भीड़ आ रही थी चिल्लाती हुई इंकलाब जिंदाबाद कि अंग्रेज सरकार अध जले शरीरों को छोड़कर भाग गए। दोस्तों, लोगों ने देखा कि इन तीनों क्रांतिकारियों के शहीदों के पार्थिव शरीर आधे जले हुए पड़े थे। उस समय इतना भावुक दृश्य था वो कि किसी की आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे और लोगों ने फिर उनके शरीर के अंगों को दोबारा से उनका अंतिम संस्कार किया। अंग्रेजी सरकार ने भगत सिंह को फांसी देकर ये समझ लिया था कि उन्होंने उनका खात्मा कर दिया है, परंतु ये उनकी भूल थी। भगत सिंह अपना बलिदान देकर अंग्रेजी साम्राज्य की समाप्ति का अध्याय शुरू कर चुके थे। भगत सिंह जैसे लोग कभी मरते नहीं, वे अत्याचार के खिलाफ हर आवाज़ के रूप में जिंदा रहते हैं और युवाओं का मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनका नारा इंकलाब जिंदाबाद सदा युवाओं के दिल में जोश भरता रहेगा और ये क्रांतिकारी हमारे बीच से चला गया, लेकिन छोड़ गया अपने बलिदान की वो कहानी जिसे हम हर पीढ़ियों में, अलग अलग पीढ़ियों में हम सुनाते जाते हैं और हम याद करते हैं कि कैसे हमारे देश के युवा अपने देश के लिए प्राणों का बलिदान देने से भी नहीं चूकते। जिस देश के युवा ऐसे होते हैं वो देश हमेशा आगे बढ़ता है और उसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो दोस्तों, शहीद भगत सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। 1931 में उनको फांसी दी गई, उनका बलिदान हुआ और लगभग 16 साल के बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और भगत सिंह आज हमारे देश में शहीद आजम के नाम से मशहूर हैं और हम हर साल उनका जन्मदिन और उनकी शहीदी दिवस मनाते हैं। तो याद रखिए, ये कहानी, ये गाथा हर पीढ़ी को आपको सुनानी चाहिए कि कैसे कैसे वीर हाँ इस धरती पर हुए हैं, किसने किसने अपना बलिदान दिया है इस देश की आज़ादी के लिए। और अगर कोई हमारी इस आज़ादी को हमसे छीनने की कोशिश करेगा तो हम सब एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो भगत सिंह की जीवनी, छोटी सी जीवनी, क्योंकि मैंने कोशिश की आपको बता सकूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। नमस्कार।